नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी उस पर मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। उसको देखते हुए मैंने सोचा कि अब जल्दी से एक नई वीडियो पोस्ट करता हूँ। तो सिंस लास्ट वीडियो में आपने देखा हमने बात करी मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन के बारे में। बेसिकली हमने उस वीडियो में जाना कि मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन के रीज़न्स क्या थे। उसके अलावा कुछ डिफरेंट थ्योरीज़ थी, अलग अलग ऑथर्स के व्यू थे। हमने उनको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश की। लेकिन उस वीडियो में हम केवल मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन के कॉजेज़ के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में हम समझेंगे कि 18th सेंचुरी में इंडिया में एक्चुअली जो नए स्टेट्स की फॉर्मेशन हुई वो कौन कौन सी थी। बेसिकली मैंने उस वीडियो में मेंशन किया था कि कुछ मुग़ल की कुछ सक्सेसर स्टेट्स थी। तो जो 3 प्रिंसिपल सक्सेसर स्टेट्स हैं यानी कि बंगाल, हैदराबाद और अवध, इन तीनों के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। अगेन इस वीडियो के लिए जो मेरा प्रिंसिपल सोर्स है वो फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन जो बुक है शेखर बंदोपाध्याय की। ये बुक एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट भी है यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए। उसके अलावा काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव और काफ़ी अच्छे से स्ट्रक्चर्ड किताब है ये। मेरी एक पर्सनल फेवरेट है। तो चलिए जानेंगे मुग़ल सक्सेसर स्टेट्स के बारे में। देखिए 1761 में मुग़ल एम्पायर केवल नाम का एम्पायर रह गया था और जो एम्पायर की वीकनेस थी इसकी वजह से जो लोकल पावर्स थी उन्होंने आज़ादी के लिए कोशिशें स्टार्ट कर दी। लेकिन एट द सेम टाइम मुग़ल एम्परर की जो सिंबॉलिक अथॉरिटी थी और मुग़ल एम्परर के नाम से जो लेजिटिमेसी छोटे छोटे स्टेट्स को मिलती थी वो अभी भी वहीं की वहीं थी। यानी कि कोई भी जो सक्सेसर स्टेट थी वो फॉर्मली मुग़ल एम्पायर से अपने संबंध नहीं बिगाड़ते थे। यानी कि एम्पायर के जो इंस्टीट्यूशंस थे उन्हें फॉलो करते थे, एज़ वेल एज़ एम्परर का नाम उनके कॉइन्स पे होता था और वगैरह वगैरह। तो डायरेक्टली कोई भी मुग़ल एम्परर्स की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर रहा था। मोस्ट सक्सेसर स्टेट्स में जो एग्जिस्टिंग मुग़ल स्ट्रक्चर था वो उसी को फॉलो करते रहे। लेकिन धीरे धीरे टाइम जब चेंज हुआ तो जो लोकल एलिमेंट्स थे उनको अकोमोडेट करने के लिए उन लोगों ने थोड़ा बहुत अपने इंटरनल सिस्टम्स में चेंजेस लाए, अदरवाइज़ सब कुछ सेम था। अब शेखर बंदोपाध्याय कहते हैं कि 18th सेंचुरी में ये जो इन स्टेट्स का राइज़ हुआ ये एक ट्रांसफॉर्मेशन था। यहाँ पे कोई पॉलिटी का कोलैप्स नहीं था, यानी कि कोई पॉलिटिकल केओस या पावर वैक्यूम नहीं था, बस एक ट्रांसफॉर्मेशन था। अब ये जो नई स्टेट्स हैं इनमें से कुछ स्टेट्स तो मुग़ल प्रोविंशियल जो गवर्नर्स थे उन्होंने बसाई। उसके अलावा कुछ स्टेट्स ऐसी थी जो कि रिबल्स थे मुग़ल स्टेट के अगेंस्ट। और जो तीसरी कैटेगरी है उसमें कौन है, छोटे छोटे ऑटोनॉमस किंगडम्स हैं जो पहले डिपेंडेंट थे मुग़ल एम्पायर पे, बट लेटर ऑन उन्होंने सोचा कि अब सिंस एम्परर इतना वीक है तो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज थी स्टेट्स की। लेकिन इस वीडियो में हम बेसिकली उन स्टेट्स की बात करने वाले हैं जो मुग़ल प्रोविंशियल गवर्नर्स ने स्थापित करी थी। चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम जिस स्टेट की बात करने वाले हैं वो है बंगाल। बंगाल सूबा यानी कि बंगाल प्रोविंस की अगर हम इंडिपेंडेंस की बात करेंगे तो एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी के बारे में हम बात करेंगे जो कि हैं मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान जाने जाते हैं अपने रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। मुर्शिद कुली खान को सबसे पहले औरंगज़ेब ने अपॉइंट किया एज अ दीवान। दीवान कौन होता है? दीवान रेवेन्यू कलेक्टर होता है। तो मुर्शिद कुली खान को औरंगज़ेब ने बंगाल का दीवान अपॉइंट करा। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो दीवान होता है वो होता है रेवेन्यू कलेक्टर और एक दूसरा पोजीशन होता है नाजिम। नाजिम होता है गवर्नर। मुग़ल सिस्टम कैसे वर्क करता था? मुग़ल सिस्टम में ये जो दोनों पोजीशंस है दीवान और नाजिम, ये दोनों का काम होता था एक दूसरे पर नज़र रखना। तो जो चेक और बैलेंसेस का ये जो सिस्टम है इससे मुग़ल जो एडमिनिस्ट्रेशन था ये बहुत एफिशिएंटली वर्क करता था। ये मैंने आपको क्यों बताया, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे मुर्शिद कुली के पास कितनी सारी पावर पहुंच गई। चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया औरंगज़ेब ने मुर्शिद कुली को बंगाल का दीवान अपॉइंट करा। किस लिए करा था? उनको बंगाल का जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था उसको दुरुस्त करना था। लेकिन औरंगज़ेब की डेथ के साथ मुर्शिद कुली की ये पोजीशन हाथ से निकल गई। तो क्या होता है कि 1710 में बहादुर शाह मुर्शिद कुली को दोबारा से यही पोजीशन पे अपॉइंट करते हैं, यानी कि दीवान की पोजीशन पे। लेकिन इनकी लाइफ में, मुर्शिद कुली की लाइफ में सबसे बड़ा ब्रेक जब आता है जब एम्परर फ़र्रुखसियार 1717 में इनको बंगाल का डिप्टी गवर्नर और उड़ीसा का गवर्नर अपॉइंट कर देते हैं।
और कुछ और दिनों के बाद इनको बंगाल की गवर्नरशिप भी दे देते हैं। तो होता क्या है कि मुर्शिद कुली के पास दोनों ऑफिस पहुंच जाते हैं, नाजिम और दीवान। तो ये जो डिवीजन ऑफ पावर मुगल एम्पायर में हमेशा रखा जाता था वो भी धीरे धीरे कोलैप्स कर गया। अब मुर्शिद कुली के पास बहुत सारी पावर है, एक तरीके से उनके पास टोटल ऑटोनॉमी है बंगाल के अफेयर्स में। वो नाजिम भी हैं, दीवान भी हैं, लेकिन इतनी सारी पावर होने के बाद भी मुर्शिद कुली खान स्टार्टिंग में कभी भी अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर नहीं करते हैं। वो एम्परर को बराबर सम्मान देते हैं। बंगाल से जो एनुअल रेवेन्यू जाता था दिल्ली, वो भी बराबर भेजते रहते हैं। पर धीरे धीरे अंदर ही अंदर वो अपना डायनेस्टिक जो रूल है उसको सिक्योर करने के लिए कोशिशें स्टार्ट कर देते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे मुगल एम्पायर में, जब मुगल एम्पायर अपने पीक पे था अकबर के टाइम पे, तो एक सिस्टम था, वो लोग क्या करते थे, जो ऑफिसर्स थे उनका रोटेशन करते रहते थे। यानी कि एक ऑफिसर एक जगह पे ज़्यादा दिन नहीं रहता था, उसको वहाँ से उठा के कहीं और कर देते थे। तो इससे क्या था कि वो कभी भी इंडिपेंडेंस के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन अभी मुगल एम्पायर इतना वीक हो चुका है कि अगर कोई भी पावरफुल नॉबल है तो उसको जो चाहिए वो अपने मन से ले रहा है। तो देखिए, मुर्शिद कुली खान का जो पावर बेस था वो था उनका सक्सेसफुल रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। आप इससे हिसाब लगाइए कि उस ज़माने में, यानी कि हम 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं अभी, तो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हर जगह केओस है, कहीं से भी एफिशिएंट रेवेन्यू कलेक्शन नहीं हो पा रहा है। लेकिन बंगाल उस समय भी प्रॉस्परस है, वहाँ पे अभी भी रेवेन्यू सरप्लस है। इनफैक्ट 1700 से लेके 1722 तक बंगाल का जो रेवेन्यू है वो 20% इंक्रीज हुआ है। अब ये जो 1700 से 1722 का टाइम है, इस टाइम पे मुर्शिद कुली खान वहाँ के नाजिम है। तो देखिए, मुर्शिद कुली खान के पास ऐसी कौन सी कला थी कि इतना अच्छा रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ का चल रहा है। तो इसका थोड़ा सा और डिटेल में जाके इसको समझते हैं हम। देखिए, मुर्शिद कुली खान ने क्या करा कि उन्होंने बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर्स को अपॉइंट करा। वो इन्वेस्टिगेटर्स क्या करते थे, छोटे छोटे जो रेवेन्यू पेइंग एरिया है वहाँ पे जाते थे और एक डिटेल्ड सर्वे तैयार करते थे। और उस सर्वे में जितनी भी रेवेन्यू की डिमांड होती थी वो डिमांड ज़मींदार्स को भेज दी जाती थी कि इतना इतना डिमांड है, इतना आपको टाइम पे करना है। इससे क्या होता है कि जो छोटी छोटी ज़मींदारियाँ थी वो परेशान होने लगे, लेकिन एट द सेम टाइम बड़ी बड़ी ज़मींदारियों का उदय हुआ। मैं आपको बताता हूँ कि 15 बड़ी ज़मींदारियाँ, बंगाल की हम बात कर रहे हैं, 15 बड़ी ज़मींदारियाँ जो थीं वो लगभग हाफ रेवेन्यू कलेक्ट करके स्टेट को देती थी। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि छोटी जो ज़मींदारियाँ थी इनका तो एक तरीके से ये तो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी टोटली, लेकिन एट द सेम टाइम जो बड़ी ज़मींदारियाँ थी इनका एक बढ़िया राइज हुआ मुर्शिद कुली खान के टाइम पे। तो क्या होता है कि 1717 से लेके 1726 तक छोटे छोटे नए लोग एडमिनिस्ट्रेशन में जुड़ते हैं और ये लोग नाजिम की हेल्प करते हैं टाइम टू टाइम रेवेन्यू कलेक्शन में, और नाजिम की हेल्प से अपनी जो एस्टेट्स हैं इनको एक्सपेंड करते हैं, यार एस्टेट्स यानी कि अपनी ज़मींदारियाँ। 1727 में मुर्शिद कुली खान की डेथ होती है। बंगाल प्रॉस्पेरस है। इनफैक्ट ये एक ऐसा टाइम है कि जैसा कि मैंने आपको बताया एम्परर के कैसे खलीसा लैंड कम हो रहे थे और एम्पायर जो था दिल्ली में उनकी ट्रेजरी एक तरीके से खाली हो चुकी थी। तो ये एक ऐसा टाइम था 1727 के लगभग कि बंगाल इकलौता ऐसा रीजन था जो दिल्ली को पैसा भेज रहा था, और दिल्ली बंगाल की बदौलत ही जीवित था। क्योंकि जब हम डेक्कन की बात करते हैं तो सतीश चंद्रा ऐसा बताते हैं कि डेक्कन वॉज ऑलवेज अ रेवेन्यू डेफिशिएंट एरिया, लेकिन बंगाल एक काफ़ी प्रॉस्परस एरिया था। काफ़ी सारे रीजंस थे, ट्रेड, ओवरलैंड ट्रेड भी था और साथ के साथ ओवरसीज ट्रेड भी चल रहा था। चलिए वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। अब मुर्शिद कुली खान जब बंगाल आए और उन्होंने पूरा जब सिस्टम चेंज करा तो ज़मींदारों का तो राइज हुआ ही, लेकिन साथ ही साथ कुछ और भी लोग थे जिनको बड़ा बढ़ावा मिला। थोड़ा सा उन लोगों के बारे में बात हम डिटेल में करेंगे क्योंकि वो आगे जब कंपनी रूल आया तो उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई। और ये जो दो ग्रुप्स थे वो थे मर्चेंट्स और बैंकर्स। पहले समझेंगे हम मर्चेंट्स के बारे में। देखिए, बंगाल में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हुई और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ी मुर्शिद कुली के पीरियड में, इससे क्या हुआ कि एक बूस्ट मिला ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को। हम अभी मर्चेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो 17th सेंचुरी में जो कमोडिटीज़ इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा था वो था सिल्क, कॉटन टेक्सटाइल, शुगर, ऑयल, क्लैरिफाइड बटर। ये सब चीज़ें बंगाल से पर्शिया और अफगानिस्तान सड़क के रास्ते तक से जाती थी, और साथ ही साथ समुद्र के रास्ते से यही सारी कमोडिटीज़ हुगली, पर्शियन गल्फ और रेड सी पोर्ट तक पहुंचती थी। अब जब पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ 18th सेंचुरी में तो जो ओवरलैंड जो रूट था ना, यानी कि बंगाल के रास्ते दिल्ली के रास्ते होते हुए, वो रूट में डिक्लाइन हुआ, और जो ओशियानिक रूट था समुद्र का रास्ता, ये रास्ते को एक बूस्ट मिला। तो इस रास्ते में इन्वेस्टमेंट जो कर रहे थे लोग वो थे यूरोपियन कंपनीज, यानी कि डच, फ्रेंच और इंग्लिश। इनफैक्ट 1700 से लेके 1750 तक जो बंगाल में जितनी भी कमोडिटीज़ थी एक्सपोर्ट की, उनकी लास्ट डेस्टिनेशन
यूरोप ही थी, और इससे बंगाल की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी इसको तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिला। बंगाल सिल्क पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। एट द सेम टाइम जो बंगाल है ये एक फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड में रहा है। यूरोपियन जो ट्रेडर्स थे वो जो सिल्वर बुलन लेके आते थे यहाँ पे, उसको बहुत ईजिली बंगाली सोसाइटी अपने इकोनॉमी में आराम से डाइजेस्ट कर लेती थी। अब इंडियन साइड पे ये जो पूरा ट्रेड है इसको डोमिनेट करते थे हिंदू, मुस्लिम और अर्मेनियन मर्चेंट्स। फॉर एग्जाम्पल उमी चंद एक बहुत फेमस हिंदू मर्चेंट थे। अगर अर्मेनियंस की बात करें तो कि ख्वाजा वाजिद एक बहुत फेमस मर्चेंट थे उस टाइम पे। इन लोगों के पास एक बहुत बड़ा शिप का फ्लीट था, काफ़ी सारे शिप्स थे इनके पास, और इनके जो स्टेट से यानी कि किंग एज एन हम यहाँ पे लोकल प्रोविंशियल गवर्नर की बात कर रहे हैं जो कि उस समय मुर्शिद कुली थे। किंग से और ब्यूरोक्रेसी से इनके काफ़ी अच्छे संबंध होते थे। और वैसे भी जो मुगल स्टेट थी वो ट्रेडिशनली कभी भी व्यापारी वर्ग को परेशान नहीं करती थी। तो ये रीज़न था, ये सारे रीजंस थे कि मर्चेंट्स का राइज हुआ। आई होप आप समझ गए होंगे। सबसे पहले हमने जाना ज़मींदारों के बारे में, उसके बाद हमने बात करी मर्चेंट्स के बारे में। अब हम तीसरा जो टॉपिक है, जो तीसरा ग्रुप है वो है बैंकर्स। अब हम उनके बारे में बात करेंगे। हर चीज़ का एक रीज़न है। मैंने आपको बताया कि मर्चेंट्स का राइज़ हुआ। मर्चेंट्स का राइज़ बंगाली सोसाइटी में इसलिए हुआ क्योंकि बंगाल का जो ट्रेड था वो बहुत प्रॉस्परस था। बैंकर्स और फाइनेंशियर्स का राइज क्यों हुआ? इसका ये कारण था कि जो ज़मींदार थे बंगाली सोसाइटी में, उन लोगों पे ऑलरेडी बहुत सारा प्रेशर था अपना रेवेन्यू टाइम पे पे करने का, ताकि जो प्रोविंशियल गवर्नर है वो टाइम पे मुगल एम्परर को जो टैक्सेस है वो पे कर पाए। तो इससे क्या हुआ, जो ज़मींदार थे वो कई बार घाटे में चले जाते थे और जो डिमांड थी उसको पूरा नहीं कर पाते थे। तो इससे राइज हुआ बैंकर्स का। बैंकर्स क्या करते थे? बैंकर्स इन लोगों को फाइनेंस करते थे। इनफैक्ट बैंकर्स जो थे वो हर चीज़ को फाइनेंस करते थे। वॉर्स, आपकी जो पेमेंट डिफॉल्ट हुई हैं वो, और सब कुछ जो भी ट्रांजेक्शन होते थे बिजनेस के, हर स्टेज पे ये लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे। और ये एक बहुत बड़ा सपोर्टिव पिलर था बंगाली एडमिनिस्ट्रेशन का। एक बहुत ही फेमस हाउस के बारे में हम पढ़ते हैं, जो लोग भी इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उनको पता होगा जगत सेठ के बारे में। जगत सेठ का राइज कैसे हुआ? जगत सेठ एक बैंकर ही तो थे। आपको मालूम है जगत सेठ जो थे वो 1730 में प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी कि बंगाल गवर्नमेंट के इंपीरियल ट्रेजरार बने। और इंपीरियल ट्रेजरार जब बने तो जो मिंट थी, मिंट जहाँ पे सिक्के बनाए जाते हैं या डाले जाते हैं, तो वहाँ का जो कंट्रोल था वो भी जगत सेठ के हाथ में था। तो ये रीज़न था बैंकर्स के राइज का। इसके अलावा मुर्शिद कुली खान ने अपनी पोजीशन को अच्छे से सॉलिडिफाई करने के लिए अपने जो फ्रेंड्स थे, अपने जो फैमिली थी, उन लोगों को इम्पोर्टेंट पोजीशन पे सेट किया, और जो उनके एनिमीज़ थे उनको धीरे धीरे प्रोविंस से बाहर निकाला। ऐसे करके उन्होंने अपनी पोजीशन को सिक्योर कर लिया। तो जो 3 इंपॉर्टेंट पिलर थे उस समय बंगाली सोसाइटी के, वो थे ज़मींदार, मर्चेंट और बैंकर्स। वापस आते हैं मुर्शिद कुली खान पे, तो हम देखेंगे कि कैसे मुर्शिद कुली अपना जो एक फॉर्मल कनेक्शन था मुग़ल एम्परर से उसको बरकरार रखते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अपने एरिया में अपने आप को कैसे एक ऑटोनॉमस किंग घोषित करते हैं वो हम देखेंगे। देखिए, मुर्शिद कुली का जो पहला मूव था अपनी इंडिपेंडेंस के लिए वो था कि उन्होंने जो उनका जो नाती था सरफराज खान। सरफराज खान कौन था? सरफराज खान मुर्शिद कुली खान की जो बेटी थी उसका बेटा था। सरफराज खान को मुर्शिद कुली ने अपना सक्सेसर घोषित किया। लेकिन होता क्या है कि सरफराज खान को जब वो नवाब बने तो शुजाउद्दीन मोहम्मद खान, जो कि मुर्शिद कुली खान के सन इन लॉ है यानी कि उनके दामाद, तो शुजाउद्दीन मोहम्मद खान सरफराज खान को थ्रोन से हटा देते हैं। और 1727 में यानी कि मुर्शिद कुली की डेथ के बाद जो बंगाल और उड़ीसा जो दोनों प्रोविंस उनके अंडर में थी उसका चार्ज अपने हाथ में ले लेते हैं, और साथ ही साथ मोहम्मद शाह से तुरंत ही अपनी पोजीशन को फाइनल करा लेते हैं। ये भी मुगल कोर्ट से अपने रिलेशन बना के रखते हैं, लेकिन अगेन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में जो ऑटोनॉमी थी वो बरकरार रखते हैं। फिलिप कैल्किंस का ऐसा कहना है कि जो बंगाली गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट को देख के ऐसा लगता था कि वो गवर्नमेंट टिकी हुई थी जो एम्पायर के मेन पिलर्स थे उनकी वजह से, यानी कि बैंकर्स, ज़मींदार और मर्चेंट्स, उनकी वजह से, ना कि कोई आउटसाइड फोर्स की वजह से, यानी कि मुगल एम्परर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इससे हमें पता लगता है कि कितना ज़्यादा एक ऑटोनोमस किंगडम बन चुका है। पर ये जो तीनों पिलर हैं इनकी जब पावर बढ़ी तो इससे एक चीज़ क्लियर बाद में जो हुई वो थी कि ये लोग इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए थे कि जो नाजिम की पोजीशन थी यानी कि जो गवर्नर था उसकी पोजीशन को भी ये लोग चैलेंज करने लगे थे। जैसे कि 1739 में एक रिवोल्ट होता है और उस रिवोल्ट में सरफराज खान वही सरफराज खान जिनको मुर्शिद कुली ने अपना सक्सेसर घोषित किया था, लेकिन उनको उनके फादर ने पोजीशन से हटा दिया था। तो सरफराज खान बाद में फिर नवाब बने अपने फादर की डेथ के बाद। तो सरफराज खान को उनके जो आर्मी कमांडर थे अली वर्दी खान, वो थ्रोन से हटा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो सपोर्टिंग पिलर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो आर्मी है, वो कितना पावरफुल है। तो अली वर्दी खान पावर को सीज कर लेते हैं, किसकी हेल्प से? जगत सेठ की हेल्प से।
जो कि एक बैंकिंग हाउस है, और कुछ पावरफुल जमींदार्स के सपोर्ट से। अब अलीवर्दी खान का जब समय आया तो ये वो जो टाइम था, इस टाइम में मुगल एम्पायर से इन्होंने एक फॉर्मल एक ब्रेक लिया, यानी कि जो एम्परर को टाइम टू टाइम ये जो टैक्सेस वगैरह भेजते थे, जो सरप्लस होता था, वो इन्होंने भेजना कम्प्लीटली बंद कर दिया। लेकिन अलीवर्दी खान के लिए कुछ दूसरी प्रॉब्लम्स भी थी। सबसे पहले तो एक 1748 में एक रिवोल्ट होता है जिसमें मुस्तफ़ा खान बहुत सारे अपने साथ में कुछ अफगान ट्रूप्स को लेते हैं और पावर को सीज कर लेते हैं। लेकिन अलीवर्दी जैसे तैसे उनसे डील करते हैं। जब वो वहां से फ्री होते हैं तो 1751 में पश्चिम से जो मराठा पावर एक पैन इंडियन एम्पायर की सर्च में थी, उनसे इनका सामना होता है। मराठास के सामने ज़्यादा दिन तो टिक नहीं पाए, तो 1751 में क्या करते हैं, ये सरेंडर करते हैं और मराठास से एक कॉम्प्रोमाइज़, एक समझौता होता है। उस समझौते के तहत ये अग्री करते हैं कि हम मराठों को चौथ देंगे। चौथ क्या होता है, अपनी इनकम का जो 1/4 हिस्सा होता है, ये एक मराठा सिस्टम है चौथ, तो ये वो मराठा को पे करेंगे। तो ये अग्री करते हैं कि हम चौथ आपको पे करेंगे, और साथ ही साथ जो ओडिशा है वो ये मराठों को दे देते हैं। तो ओडिशा इनके हाथ से निकल जाता है। अब इससे क्या होता है, मराठा जब लगातार आसपास के एरियाज को रेड कर रहे थे, तो इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये भी था कि जो ओवरलैंड ट्रेड था बंगाल का, वो लगभग खत्म हो गया। तो जब वो वाली लाइन जब खत्म हुई तो बेसिकली जो ओशियानिक ट्रेड था समुद्र के रास्ते से, वो एक बहुत बड़ी स्केल पे चालू हुआ। लेकिन वो ट्रेड को डोमिनेट करती थी यूरोपियन कंपनीज। अब स्टार्टिंग में तो यूरोपियन कंपनीज के लिए इम्पॉसिबल था बंगाल को जीतना, पर ट्रेड वो बंगाल का डोमिनेट ऑलरेडी कर ही रहे थे। अलीवर्दी खान की डेथ होती है 1756 में। 1756 में अलीवर्दी अपने जो ग्रैंडसन है, जिनका नाम है शुजाउद्दौला, उनको अपना सक्सेसर घोषित करते हैं। और उसके बाद की जो स्टोरी है वो आपको मालूम है कि कैसे शुजाउद्दौला के कोर्ट में दो कंटेंडर्स थे। एक थे शौकत जंग, जो कि फौजदार थे पूर्णिया के, और दूसरे थी घसीटी बेगम, जो कि अलीवर्दी खान की डॉटर थी। इन दोनों में लड़ाई होती है, कोर्ट दो हिस्सों में बट जाता है, और इसका फायदा उठाती है ईस्ट इंडिया कंपनी। और प्लासी कॉन्स्पिरेसी जो कि 1757 में हुई थी, उसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनली बंगाल को सिक्योर कर लेती है। तो ये हुई बंगाल की कहानी। बंगाल कैसे ऑटोनॉमस स्टेट बना और बंगाल का किस तरह से पतन हुआ, हमने इस वीडियो का ये पहला पार्ट था, हमने इसमें समझा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका आपको ज़रूर आंसर दूंगा। आगे बढ़ेंगे, अब हम अपनी अगली स्टेट के बारे में बात करेंगे, जो कि है हैदराबाद। हैदराबाद की अगर हम बात करें तो हैदराबाद की कहानी स्टार्ट होती है 1724 में। 1724 में एक पावरफुल नोबल जिनका नाम था चिन कुलिच खान, जो कि इंपीरियल कोर्ट में सर्व कर रहे थे। चिन कुलिच खान को हम उनके टाइटल से जानते हैं, और उनके टाइटल का नाम था निज़ामुल मुल्क आसफ जहां वन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चिन कुलिच खान तुरानी पार्टी के लीडर थे। उस वीडियो में हमने डिस्कस करा था मुगल कोर्ट में जो फैक्शनलिज्म था उसके बारे में। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और अभी ऊपर भी आ रहा है वीडियो में, तो आप वहां पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है। निज़ामुल मुल्क हैदराबाद की तरफ क्यों गए, इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाएंगे और देखेंगे। 1719 में सैयद ब्रदर ने एम्परर फर्रुखसियार की हत्या कर दी, और उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला को उन्होंने मुगल थ्रोन पे बिठाया, जो कि एक पपेट रूलर थे। तो निज़ामुल मुल्क ने तुरानी और ईरानी जो दोनों ग्रुप थे, उन लोगों को इकट्ठा करा सैयद ब्रदर के खिलाफ, और फाइनली उन्होंने 1720 में सैयद ब्रदर को हराया और उनकी हत्या कर दी। मोहम्मद शाह तो एम्परर थे ही, तो मोहम्मद शाह जब सैयद ब्रदर की पावर को ख़त्म कर दिया गया, मतलब उनकी हत्या कर दी गई, तो मोहम्मद शाह को वापस थ्रोन पर बिठाया गया, और 1722 से लेकर 1724 तक निज़ामुल मुल्क ने एज अ वजीर मोहम्मद शाह को सर्व करा। ये अभी भी मुगल कोर्ट में ही सर्व कर रहे थे। लेकिन 1724 में इन्होंने डिसाइड करा कि मैं अपने लिए डेक्कन में एक ऑटोनॉमस प्रिंसिपैलिटी बनाऊंगा। तो ये हैदराबाद कैसे आते हैं, तो हैदराबाद में ऑलरेडी एक मुगल गवर्नर था जिसका नाम था मुबारिज खान। मुबारिज खान ऑलमोस्ट एज अ इंडिपेंडेंट किंग हैदराबाद में सर्व कर रहा था। 1723 में निज़ाम ने मुबारिज खान को एक बैटल में हराया, और उसके बाद उन्होंने डेक्कन का राज्य अपने कंट्रोल में लिया, यानी कि वो डेक्कन के सूबेदार बन गए, और उन्होंने जो अपनी पावर थी वो हैदराबाद के अराउंड कंसोलिडेट करी। लेकिन 1740 के बाद ही हैदराबाद एक्चुअली इंडिपेंडेंट हुआ, क्योंकि 1740 में निज़ाम ने नॉर्थ इंडिया छोड़ के डिसाइड किया कि वो हैदराबाद में परमानेंटली सेटल होंगे। तो सबसे पहले निज़ाम जब हैदराबाद आते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो था हैदराबाद के रिबेलियस जमींदार। तो उन्होंने सबसे पहले तो उन्हें सबड्यू किया, और जब उनको सबड्यू करा तो निज़ाम ने कोशिश करी कि एक नए रीजनल एलिट को वो सपोर्ट करेंगे, जो बाद में उनकी डायनेस्टी की हेल्प करेंगे। 1748 में जब निज़ाम की डेथ हुई, उस समय हैदराबाद एक अच्छी खासी इंपॉर्टेंट पावर बन चुकी थी डेक्कन पॉलिटिक्स। मुगल एम्परर को वो
तब भी सम्मान देते थे और मुगल एम्परर का जो नेम था वो खुतबा यानी कि फ्राइडे प्रेयर्स में तब भी पढ़ा जाता था। लेकिन एट द सेम टाइम निज़ाम ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंटली ही फंक्शन कर रहे थे, यानी कि वॉर्स और उनकी जो भी एक्सटर्नल पॉलिसी थी और जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन था वो सब निज़ाम के हिसाब से ही चलता था। अब देखिए 1348 में जब पहले निज़ाम आसफ जहां वन की जब डेथ होती है तो हैदराबाद के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हुई। सबसे पहले तो थी मराठा, लेकिन उससे भी ज़्यादा इमीडिएट प्रॉब्लम जो हैदराबाद के लिए थी वो थी जो सक्सेशन वॉर हुआ निज़ाम की डेथ के बाद। दो पार्टी थी, एक तो थे निज़ाम के बेटे नसीर जंग और दूसरे थे निज़ाम के ग्रैंडसन मुजफ्फर जंग। तो ये जो आपस की इन दोनों की लड़ाई थी नसीर जंग की और मुजफ्फर जंग की थ्रोन के लिए, उसका फ़ायदा उठाया फ्रेंच ने। उस समय फ्रेंच के लीडर थे डुप्लेक्स। तो डुप्ले ने सहायता की मुजफ्फर जंग की और मुजफ्फर जंग फाइनली ये जो पूरा सक्सेशन वॉर था वो जीते। और मुजफ्फर जंग ने फ्रेंच को काफ़ी सारा पैसा दिया, मॉनेटरी रिवॉर्ड्स दिए और कुछ टेरिटरीज भी दी। लेकिन 1762 तक मुजफ्फर जंग का जो रेन था वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं था। उस समय मराठा, मैसूर और कर्नाटक की जो स्टेट्स थी, इन लोगों ने बराबर हैदराबाद को अटैक किया। लेकिन 1762 के बाद एक थोड़ा सा टाइम पीरियड आया जब निज़ाम अली खान हैदराबाद के रूलर बने, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को एक नए सिरे से रिफॉर्म करने की कोशिश करी। निज़ाम अली का रेन काफ़ी लंबा था, 1803 तक वो हैदराबाद के निज़ाम रहे। उनके रेन में हैदराबाद को एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी मिली। अब देखिए मुगल जो सिस्टम था वो रेस्ट करता था एक पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप में, जिसमें जो पैटर्न है वो एम्परर है और क्लाइंट है वो लोग हैं जो मुगल एम्पायर को चलाने में मुगल एम्पायर की हेल्प करते हैं, यानी कि ज़मींदार या ब्यूरोक्रेसी कोई भी हो सकता है। तो हैदराबादी जो सिस्टम था उन्होंने भी यही सेम फंडा फॉलो किया। उन्होंने क्या करा, जो लोकल पावर स्ट्रक्चर थे उन लोगों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नहीं की। तो जो छोटे छोटे सेमी ऑटोनॉमस रूलर थे हैदराबादी टेरिटरी के अंडर में, उन लोगों को निज़ाम ने अलाउ किया कि तुम अपनी अपनी टेरिटरीज को रूल कर सकते हो, लेकिन ये एक फिक्स एनुअल समय ये तुम हमें पे करोगे, यानी कि पेशकश। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ पावरफुल ट्रेडर हैं, मनी लेंडर हैं, साहूकार लोग और मिलिट्री अरिस्टोक्रेसी है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हैदराबादी पॉलिटी में। ये लोग फाइनेंशियल और मिलिट्री सपोर्ट निज़ाम को प्रोवाइड करते थे। तो जैसा कि इस वीडियो के मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जो मुगल इंस्टीट्यूशन है वो विंडो से बाहर नहीं फेंक दिए गए, उनका एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। क्योंकि ये छोटी छोटी स्टेट्स का जब राइज हुआ तो उन्होंने अपने हिसाब से उस सिस्टम को अप्लाई किया, क्योंकि हर जगह का एक अलग सोशल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हैदराबाद में लगभग सिमिलर मुगल सिस्टम को फॉलो किया जा रहा था। अगेन जो लैंड रेवेन्यू था वो पावरफुल जो ज़मींदार थे उनके थ्रू वो लोग कलेक्ट कर रहे थे। लेकिन हैदराबाद में जो जागीर सिस्टम था ये हेरिडेटरी बन गया, और जो मनसबदारी सिस्टम यहाँ पे चल रहा था हैदराबाद में वो मुगल जो मनसबदारी सिस्टम है उसके जैसा नहीं था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हैदराबादी सोसाइटी है उसमें जो पावर थी वो डिफ्यूज थी, यानी कि काफ़ी डिसेंट्रलाइज सी पावर थी। हैदराबाद के बारे में हम इतना ही बात करेंगे, क्योंकि जो हैदराबादी हिस्ट्री का जो मेजर पोर्शन है वो हम कवर करेंगे जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें तो मैं केवल आपको फॉर्मेशन बता रहा हूँ इस वीडियो में इन इंडिपेंडेंट किंगडम्स की। तो जो हमारा जो लास्ट और अगला प्रोविंस है, जो सक्सेसर स्टेट है, वो है अवध। तो चलिए अवध के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए अवध की स्टार्टिंग होती है सादत खान के साथ। सादत खान को मुगल एम्परर ने गवर्नर बनाया अवध का 1722 में। क्यों बनाया? क्योंकि वहाँ पे अवध में कुछ लोकल रिबेलियन चल रहे थे, लोकल राजा और लोकल चीफ रिबेल कर रहे थे, तो इसलिए सादत खान को वहाँ का गवर्नर बना के भेजा गया। लेकिन सादत खान ने ये जो टास्क था उसको 1 साल में पूरा किया। तो इससे खुश होकर एम्परर मोहम्मद शाह ने उनको एक टाइटल दिया। उस टाइटल का नाम था बुरहानुल मुल्क। तो सादत खान बुरहानुल मुल्क इनका नाम है। अब ये जब सादत खान का टास्क पूरा हो गया तो उन्होंने सोचा कि चलो वापस कैपिटल चलते हैं और अपनी पावर को कंसोलिडेट करते हैं इंपीरियल कोर्ट में। लेकिन क्या होता है कि सादत खान जब इंपीरियल कोर्ट जाते हैं तो उनकी लड़ाई हो जाती है मोहम्मद शाह के एक फेवरेट ब्यूरोक्रेट से। तो सादत खान फ्रस्ट्रेट होकर वापस अवध लौट आते हैं। फिर सादत खान डिसाइड करते हैं कि मैं एक अपना ऑटोनॉमस यहाँ पे किंगडम बसाऊंगा अवध में। और सबसे पहला जो उनका स्टेप था इसके लिए वो था उन्होंने अपने सन इन लॉ सफदरजंग को अपना डेप्यूटी गवर्नर बनाया। और दूसरा जो स्टेप था डायनेस्टिक रूल को सिक्योर करने के लिए वो था कि जो ऑफिस था दीवान का उसको लगभग इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट कर दिया गया कि वो आंसरेबल ही नहीं था मुगल कोर्ट को। और जो दीवानी का जो पूरा सिस्टम था, यानी कि जो पूरा रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था, वो उन्होंने दे दिया पंजाबी खत्री फैमिलीज़ को। तो उनके अंडर में पूरा अवध का जो रेवेन्यू सिस्टम था वो उनके हाथ में आ गया।
रेवेन्यू की ऑडिटिंग वाला सिस्टम, हम रेवेन्यू कलेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। और ये जो लोग थे, ये लोग कुछ रिपोर्ट नहीं करते थे मुगल एम्परर को। अब अवध को एक बहुत बड़ा फ़ायदा था, वो फ़ायदा था कि अवध जो ओवरलैंड जो ट्रेड रूट था उसके बीच में पड़ता था, तो अवध को जो प्रॉस्परस ट्रेड था उस पर टैरिफ वगैरह से काफ़ी ज़्यादा वो लोग अच्छी खासी कमाई करते थे। तो इसलिए सादत खान ने क्या करा, वहाँ पे जो रेवेन्यू की डिमांड थी उसको लगभग 50% और बढ़ा दिया। और जो जागीर थी वो वहाँ के जो लोकल रूलर थे, जो हेरिडेटरी जो पुराने ज़मींदार लोग थे, उनको सादत खान ने वो ज़मींदारियाँ रिस्टोर उनकी करी। तो इससे क्या हुआ कि एक नया रूलिंग एलीट, एक लोकल रीजनल रूलिंग एलीट का राइज हुआ, जो कि मोस्टली इंडियन मुस्लिम्स थे। इसके अलावा अफगान्स और हिंदू, ये लोग भी सादत खान के मेन सपोर्ट के बेस थे। सादत खान ने अपने पूरे टाइम पीरियड में अवध के जो फ्रंटियर्स थे, मतलब एम्पायर के एक्सपेंशन की पूरी कोशिश करी। और हमेशा जब भी वो अपने एम्पायर के फ्रंटियर्स को बड़ा करते थे तो वो हमेशा मुगल कोर्ट को रिपोर्ट करते थे। अब सादत खान जब फर्स्ट टाइम उनको यहाँ पे 1722 में अपॉइंट किया था तो उनको एक टास्क दिया गया था, और वो टास्क पूरा करने के बाद वो मुगल कोर्ट गए थे अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करने के लिए। ये ड्रीम उनके अंदर अभी भी था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक बार फिर ट्राई किया जाए। तो 1739 में वो दोबारा मुगल कोर्ट गए। उस समय एक पोस्ट खाली थी मीर बख्शी की। मीर बख्शी होता है इंपीरियल ट्रेजरर, तो वो उस पोजीशन के लिए उन्होंने अप्लाई करा, और वो पोजीशन चली गई निज़ाम के पास। तो सादत खान को बहुत बुरा लगा और उनको लगा ये उनके साथ धोखा है। तो उन्होंने क्या करा, जो पर्शियन इन्वेडर था उस टाइम, नादिर शाह, जिन्होंने दिल्ली पर अटैक किया, तो उन्होंने नादिर शाह के साथ हाथ मिला लिया। अब नादिर शाह के साथ भी उनकी नहीं बनी, क्योंकि नादिर शाह बहुत एरोगेंट था। तो उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में आके दिल्ली में ही जहर खा के आत्महत्या कर ली सादत खान ने। 1740 में उनकी डेथ हुई, लेकिन उनकी जब डेथ हुई उस टाइम तक अवध एक सेमी इंडिपेंडेंट किंगडम बन चुका था। अब नादिर शाह इंडिया के एम्परर केवल 2 महीने तक रहे, और 2 महीने तक उन्होंने क्या करा, अब सिंस सादत खान ने तो आत्महत्या कर ली थी, तो जो अवध का जो सक्सेशन का जो क्वेश्चन था वो नादिर शाह ने सेट किया। उन्होंने 20 मिलियन रुपीज़ एज अ पेशकश सफदरजंग से ली, और वो पेशकश लेने के बाद उन्होंने सफदरजंग को अवध का नवाब घोषित कर दिया। उसके बाद नादिर शाह चले गए। मोहम्मद शाह जब वापस किंग बने तो उन्होंने सफदरजंग की जो ये अपॉइंटमेंट थी उसको वेरीफाई कर दिया। अब सफदरजंग नए नए नवाब बने अवध के, लेकिन 1748 में उनके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई। होता क्या है कि मोहम्मद शाह जो कि एम्परर हैं और निज़ामुल मुल्क दोनों की डेथ हो गई 1748 में। तो अहमद शाह जो नए किंग थे मुगल एम्परर, उन्होंने सफदरजंग को वजीर घोषित किया, उनको अपना वजीर बनाया। अब इससे क्या हुआ, इनके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट आ गई, तो इन्होंने कहा कि क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। तो इन्होंने फ़ायदा उठाया, क्या करा, सबसे पहले तो फर्रुखाबाद जो कि पठान्स का एरिया था उसको कैप्चर किया, और अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठा के इन्होंने कुछ टेरिटरीज तो कैप्चर करी, और साथ ही साथ इनके खिलाफ कोई भी कोर्ट में मुंह भी नहीं खोल सकता था। लेकिन अब ये जो इनकी पॉलिसी थी, ये अपना अवध का जो विकास कर रहे थे कोर्ट में अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठा के, इससे क्या हुआ कि ये कोर्ट में एलिनेट हो गए, और फाइनली 1753 में इनको मुगल कोर्ट से निकाल दिया गया। रिचर्ड बार्नेट बोलते हैं कि 1753 एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि 1753 में अवध और इलाहाबाद ये दोनों जगह मुगल कोर्ट से मुगल एम्परर के हाथ से निकल गईं, और साथ ही साथ अब फाइनली मुगल एम्परर का पतन हो गया। जो वो कहते थे कि जो एम्परर है उसका राज्य केवल दिल्ली से लेके पालम तक है। पालम एक्चुअली दिल्ली के पास ही एक सबर्ब एरिया था, केवल वहीं तक है। अब 1754 में सफदरजंग की डेथ हो जाती है, और उनके इकलौते बेटे शुजाउद्दौला अवध के गवर्नर बनते हैं, और उनको गवर्नर बनाया जाता है आलमगीर II की मदद से। आलमगीर II मुगल एम्परर थे। अब शुजा भी ऑटोनॉमी को बरकरार रखते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मुगल एम्परर को डायरेक्टली चैलेंज नहीं करते हैं। 1759 में जब आलमगीर II की डेथ होती है, तो जो फ्यूजिटिव क्राउन प्रिंस हैं उन्होंने शाह आलम II का टाइटल अडॉप्ट किया और अपना कोरोनेशन उन्होंने स्टेज करा। तो 1759 में उन्होंने शुजा को अपना वजीर बनाया। लेकिन ये जो पोजीशन थी कोई बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन थी नहीं उस समय तक। लेकिन जो अवध हिस्ट्री में जो अगला इंपॉर्टेंट मोमेंट था वो था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। 1761 में जब अहमद शाह अब्दाली ने इंडिया को इन्वेड किया, तो शुजा ने डिसाइड करा कि वो अफगान इन्वेडर अब्दाली के साथ जाएंगे, और उन्होंने अब्दाली से हाथ मिलाया। और उन्होंने क्यों मिलाया, क्योंकि वो मराठों से तंग आ चुके थे, वो मराठों की हार देखना चाहते थे बस। तो ये थी पूरी अवध की कहानी। 1764 तक अवध कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट रहा। अब 1764 में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी उन्हें इन्वेड कर लेती है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री हो जाती है। तब तक अवध 1722 से लेकर 1764 तक एक सेमी ऑटोनॉमस स्टेट की तरह फंक्शन करता रहा। तो ये थी 3 इंपॉर्टेंट सक्सेसर स्टेट्स मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद जो खड़ी हुई।
इसके अलावा भी कुछ अदर स्टेट्स थी, लेकिन वो मुग़ल गवर्नर्स ने नहीं बनाई थी, तो वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। जाट, मराठा, राजपूत, ऐसी काफ़ी सारी स्टेट्स हैं, उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो आई थिंक 41 मिनट की हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया लास्ट टाइम मेरी लास्ट वीडियो पे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आई होप कि मैं अगली वीडियो बहुत ही जल्दी बनाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू।